थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी के बारे में पढ़ चुके थे। एंट्रोपी के बारे में हमने सारी प्रॉपर्टीज के टर्म्स में इक्वेशन ड्राइव कर लिए थे और हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इनके लिए हमने स्लोप भी ड्राइव कर लिया था कि इनके स्लोप क्या रहता है ना। तो dt/ds की वैल्यू हमने ड्राइव कर ली थी। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा टॉपिक रह जाता है ना हमारा, वो रह जाता है अभी अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। अब ये क्या है? अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। अभी हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। अवेलेबल एनर्जी को हम एक्सर्जी बोल रहे हैं, इसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। एनर्जी से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन जो हम मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं अवेलेबल एनर्जी को एक्सर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी को एनर्जी। और हमने एक नया टर्म दे दिया है अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी मींस कितना हम उससे वर्क ले सकते हैं। चलिए हम इनको हम बात करते हैं डिटेल में, हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक रह जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जैसे हमारा ये हायर टेम्परेचर बॉडी T1 है, ये सोर्स है। ये लोअर टेम्परेचर बॉडी हमारा T2 है, जो हमारा क्या है? सिंक है। ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया जो यहाँ से Q1 हीट ले रहा है और यहाँ से Q2 हीट दे रहा है और यहाँ पे वर्क W कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोर्स सिंक के बारे में बात कर चुके हैं, ये सब बात कर चुके हैं। अब हम पहले बात करते हैं डेड स्टेट की। डेड स्टेट क्या है या सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग का जो भी सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग का डेड स्टेट क्या है? डेड स्टेट मींस क्या होता है? जहां पर जाकर के हम सारा प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस अगर कोई भी प्रोसेस हो, मींस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, जो खुद की हेल्प से, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प अगर खुद प्रोसेस हो रही है, तो वो जहां पे जाकर के एंड होगी, जिस स्टेट पे जाकर के एंड होगी, उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? एंड। उस एंड स्टेट को क्या बोलेंगे हम? डेड स्टेट, ठीक है। देखो, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक बैलून है, इस बैलून को में हवा भरा हुआ है और उसको हम अगर खुला छोड़ दें उस बैलून को, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उस बैलून के अंदर जितना भी हवा होगी वो बाहर आ जाएगी और जो बैलून होगा वो इन्फ्लेटेड स्टेट में फाइनली आ जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फाइनल स्टेट क्या बोलेंगे? डेड स्टेट बोलेंगे। ऐसे ही अगर हमारा पानी जो है वो आइस में कन्वर्टेड है, ठीक है, आइस है और हम उसको खुला छोड़ दें, तो अल्टीमेटली होगा क्या? वो कुछ टाइम के बाद में उस टेम्परेचर पे आ जाएगा जहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे बैलून के केस में वो उस प्रेशर पे आ जाएगा जो सराउंडिंग का प्रेशर होगा, P0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारी डेड स्टेट्स होती हैं वो सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 और प्रेशर P0, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जीरो स्टेट है, इससे नीचे कुछ जा नहीं सकता है, ठीक है। तो डेड स्टेट क्या होगा? जहां पे प्रेशर P0 और टेम्परेचर T0 रहे या T0 रहे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उस स्टेट पे जाकर के ये फाइनली सारी प्रोसेस हमारी क्या हो जाएंगी? एंड हो जाएंगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? डेड स्टेट बोलेंगे। इससे नीचे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। यही एक स्टेट अचीव होगी, या तो P0 अचीव होगी या T0 अचीव होगी या P0 T0 दोनों ही अचीव हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके लिए बात करते हैं, ये सोर्स है। अगर हम इसमें बात करेंगे, हम क्या बात कर रहे थे? अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी क्या है? वर्क है बेसिकली, है ना। अनअवेलेबल और अवेलेबल। कोई हमारे लिए कितना अवेलेबल है और कोई हमारे लिए कितना अनअवेलेबल है। जो हमारे लिए जितना ज्यादा अवेलेबल रहेगा, है ना, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, जो हमें सुन नहीं सकता है, जो हमारे बारे में कुछ बता नहीं सकता है, वो अनअवेलेबल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो डेड स्टेट है हमारे लिए। अनअवेलेबल क्या है? डेड स्टेट है, वो हमारे लिए क्या है? डेड है ना। और जो अवेलेबल है, जिसके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जो कुछ काम करने के लिए रेडी है, वो क्या है? हमारा अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे हमारी सोर्स है, ये हमारा सिंक है, एक टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? एक सिस्टम है जो हमने मान लिया है। तो अगर हम इसकी इफिशियंसी लेंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी?
इफिशिएंसी में लेंगे तो वर्क इनपुट या वर्क आउटपुट, सॉरी वर्क आउटपुट क्या, W अपॉन Q1 हीट जो हमने दिया, ठीक है, बराबर अब क्या होगा W मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क हम कितना ले सकते हैं इससे, Q1 माइनस Q2 होगा, Q1 माइनस Q2, लेकिन ये मैक्सिमम वर्क है क्या, नहीं, मैक्सिमम वर्क Q2 मैक्सिमम कब होगा, Q1 तो हमारा फिक्स है जो हमने हायर टेम्परेचर बॉडी से लिया हुआ है, लेकिन Q2 को अगर हम मिनिमम से मिनिमम कर दें, मिनिमम से मिनिमम कर दें तो क्या होगा, हमारा अवेलेबल एनर्जी, हमारा वर्क आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा। तो Q2 हम कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, अगर हम Q2 को T2 की जगह T0 पे अगर हम टेम्परेचर को दें, है ना, जो Q2 हीट जो हम सिंक को दे रहे हैं वो T0 पे दें तो क्या होगा, Q1 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको TS डायग्राम में देखें सिंपल, ये हमारा टेम्परेचर T, ये हमारा एंट्रोपी S, हमने टेम्परेचर T1 पे Q1 हीट दिया, ठीक, और ये हमारा टेम्परेचर T2 है, और हमारा ये टेम्परेचर डेड स्टेट का T0 है, ठीक है, T1 जो हायर सोर्स का है, T2 जो सिंक का है, T0 जो एटमॉस्फेयर का या डेड स्टेट का या सराउंडिंग का है, ठीक है। चलिए अब हमने Q1 हीट दी, तो Q1 हीट देने से होगा क्या, Q1 बराबर हम क्या ले सकते हैं, T1 डेड एस ले सकते हैं, Q1 हीट दिया, हम मान के चल रही है, और हमारा Q1 हीट दिया, ठीक, Q1 हीट देने से क्या हुआ, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, ठीक है, इसको हम S यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक, तो क्या हो गया, ये हमारा Q1 हो गया। अब हमने Q2 हीट इसको दी, कितने पे, T2 पे, ठीक, तो इसने कुछ T2 बॉडी Q2 हीट दी इसने, ठीक, तो Q2 बराबर हम क्या ले सकते हैं, T2 इंटू डेल एस, है ना, कुछ इसकी एंट्रोपी में चेंज हुआ होगा, ठीक है। अब इसके पास में भी कुछ अवेलेबल एनर्जी है ना, अवेलेबल एनर्जी बेसिकली आपको बताओ ना है क्या, अगर हम T1 की बात करें, है ना, कुछ T2 की बात ना करें, Q2 की बात ना करें, तो अब देखो हमारे पास में क्या है ना, अगर हम इसकी बात करें तो Q1 हीट जो हमने दी हुई है वो हमने T1 पे दी हुई है, और हमारा डेड स्टेट A है T0, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास में जो वर्क डन जो Q1 है, Q1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, T1 इंटू S1 और S2, तो S2 माइनस S1 हो गया, मीन्स जो Q1 हीट है उसको हम पूरा इतना बता सकते हैं, अगर हम उसको मार्क कर दें, ठीक है, ये हमारा डेड स्टेट है, ठीक है, T0, तो अभी है क्या, अगर हम इसकी बात करें Q1 की, Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, और ये T0 है, T1 माइनस T0, इसको हम डेल एस मान रहे हैं, प्लस T0 इंटू डेल एस। देखो हम टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में T0 से तो नीचे आ नहीं सकते हैं, तो जो इतना वाला पार्ट है T0 से हम जीरो टेम्परेचर तो आ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, इतना वाला पार्ट, ये क्या हो गया हमारा अनअवेलेबल हो गया, इसको हम अचीव कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एनर्जी लॉस है, ठीक है, ये अनअवेलेबल एनर्जी है, क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी, और ये वाला पार्ट जो हो गया वो क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी हो गया, मींस Q1 हीट जो दी उसमें से ए वाला पार्ट, ग्रीन पार्ट जो है वो हमारा अवेलेबल एनर्जी है, और जो ब्लूइश पार्ट है वो हमारा कौन सा है, अनअवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, हमने मान लिया एक जो है ना टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर T1 पे हमने हीट दी हुई थी, ठीक है, Q1 हीट दिया हुआ है, ठीक है, और हमने यही सेम हीट हमने T2 टेम्परेचर पे दिया हुआ है, Q1 हीट, तो होगा क्या, हम दोनों, और हमारा डेड स्टेट जो है वो T0 है, तो हमारा क्या होगा, जो पहली वाली स्टेट है उसमें क्या होगा, पहले के लिए, पहली वाली पार्ट Q1 के लिए, Q1 के केस में जो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी होगी
अनअवेलेबल एनर्जी कितनी होगी टेम्परेचर T1 पे जो भी डेल एस है बस ओनली, तो टेम्परेचर T1 और डेल एस, ठीक है, जो इतना आया। और दूसरे केस में, फर्स्ट केस में तो इतना हो गया, सेकंड पार्ट में हीट हमारी सेम ही है Q1, लेकिन सेकंड पार्ट में जो अनअवेलेबल एनर्जी होगी वो कितनी हो गई, ये हमारी डेल एस है, और इसको हम मान लेते हैं डेल S1, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए जो अनअवेलेबल एनर्जी होगी वो कितनी हो गई T2, अभी टेम्परेचर T2 है ना, इसको T नॉट मान लेते हैं, T नॉट इंटू डेल एस और T नॉट इंटू डेल S1, ठीक है। तो जो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी होगी वो यही हुई, ऊपर वाली नहीं हुई है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में T नॉट, क्योंकि जो डेड स्टेट से हमारी एनर्जी हम अवेलेबल नहीं कर सकते हैं, तो Q1 जब हमने हीट दिया तो एंट्रोपी चेंज डेल एस हुआ, तो डेड स्टेट के केस में डेड स्टेट में इनटू जितना भी हमारा एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगी, हमारी अनअवेलेबल एनर्जी होगी। और यही अगर हमने हीट T2 टेम्परेचर पे दी हुई है तो हमारी डेड स्टेट के केस में, T नॉट के केस में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा, डेल S1 होगा। तो जो एंट्रोपी चेंज हुआ वो डेल S1 इनटू में डेड स्टेट का टेम्परेचर T नॉट, तो ये क्या डिनोट करेगा हमारा अनअवेलेबल एनर्जी। मींस जब हम हायर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर T1 ज्यादा है किससे, T2 से, जब हम हायर टेम्परेचर पे कुछ हीट दे रहे हैं तो अवेलेबल एनर्जी कितना है, केवल अवेलेबल एनर्जी ज्यादा पोर्शन है लेकिन अनअवेलेबल एनर्जी हमारी कमी है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेम हीट को लोअर टेम्परेचर पे दे रहे हैं तो हमारा जो अनअवेलेबल एनर्जी वाला पार्ट है वो इतने से बढ़ जा रहा है ना, इतने से बढ़ जा रहा है, यही हो रहा है ना, यही हो गया। अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल दें, मान के चलते हैं टेम्परेचर मान लेते हैं, कुछ और भी चीजें हम मान लेते हैं, ठीक है। पहले केस में हमने Q1 दिया 1000 कैलोरी या 1000 जूल, जो भी मान लें, ठीक है, पहले केस में भी सेकंड केस में भी, ठीक है। तो पहले केस में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, T1 कितना है 1000 केल्विन है, और दूसरे केस में जो T2 है वो 200 केल्विन है, ठीक है। तब हम क्या बात करेंगे, अगर हम पहले वाले केस में देखें Q1 हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो Q1 बराबर क्या ले सकते हैं, T1 इंटू डेल एस, तो डेल एस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा, जब T2 पे ट्रांसफर करना है हीट तो Q2 बराबर, इसको हम Q2 मान लेते हैं, ठीक है। Q1 भी वही है और Q2 भी वही है, क्वांटिटी वही है, इट इज क्वांटिटी बाई सेम, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 इंटू डेल एस, तो डेल S1, इसको हम डेल S1 मान रहे हैं ना, तो डेल S1 कर लेते हैं, डेल S1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 कितना है 200 केल्विन है ना, इनटू में 1000, तो 1000 बराबर में 200 इंटू डेल S1, तो डेल S1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। अब हम T नॉट को ही हम अपने एंड से, इसको भी हम एक एज्यूम कर लेते हैं, और T नॉट को 300 केल्विन, 200 केल्विन है, T नॉट बराबर मान लिया 100 केल्विन मान लेते हैं, ठीक है। हम एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो Q1 के केस में जो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी हो गई, अनअवेलेबल एनर्जी कितनी हो जाएगी, T नॉट डेड स्टेट का टेम्परेचर, डेड स्टेट टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज, जब हमने हीट ट्रांसफर की है उसके कारण जो एंट्रोपी चेंज हुआ है वो, तो उसके कारण जो एंट्रोपी चेंज हुआ है कितना है 1, T नॉट का टेम्परेचर कितना 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा 100, हो गया। मींस हमारे पहले केस में जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो कितनी है 100 है, तो अवेलेबल एनर्जी कितनी हो गई, अवेलेबल एनर्जी मींस मैक्सिमम वर्क आउटपुट जो हम मिल सकता है, कितना हो गया 1000 माइनस 100 बराबर कितना हो गया 900। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में जो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, T नॉट इंटू में डेल S1, T नॉट कितना है 100 और डेल S1 कितना है हमारा 5, तो अनअवेलेबल एनर्जी कितनी होगी 500 है ना, अनअवेलेबल एनर्जी कितनी होगी हमारी 500। अब अवेलेबल एनर्जी कितनी बची सेकंड केस में, जितना हमारे पास में हीट दिया था टोटल वो माइनस जो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी है, अनअवेलेबल कितनी है 500, तो अवेलेबल कितनी बची 500 किलोजूल, मींस अगर हम हीट को जो दे रहे हैं हायर टेम्परेचर पे दे रहे हैं तो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट मिल जाता है।